गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी के अध्याय 1 मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप के प्रश्न उत्तर का अध्ययन इसमें करेंगे। आज के इस वीडियो क्लास में इस अध्याय के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है उनका सॉल्यूशंस और इसके अलावा इस अध्याय में बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का सॉल्यूशंस दिया गया है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। यह बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है समाकलनात्मक अनुशासन। दूसरा ऑप्शन है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। तीसरा है द्वैधता पर आश्रित और चौथा है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द ऑप्शन, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर भौगोलिक सूचना का स्रोत पूछा है, ना कि मानव भूगोल का। तो सबसे पहला ऑप्शन है यात्रियों के विवरण। दूसरा है प्राचीन मानचित्र। आप सभी को पता है कि भौगोलिक सूचना के जितने भी स्रोत हैं उनमें यात्रियों का विवरण महत्वपूर्ण है और प्राचीन मानचित्र है वह भी भौगोलिक सूचना प्रकट करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने एकत्रित करना और चौथा ऑप्शन है प्राचीन महाकाव्य। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि प्रश्न में भौगोलिक सूचना के स्रोत नहीं है पूछा है, तो इस आधार पर इसका सही आंसर होगा प्राचीन महाकाव्य। और जबकि यही प्रश्न अगर इस तरह से पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल सूचना या मानव भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तब अपना आंसर होगा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ठीक है, तो यहाँ पर भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा द ऑप्शन प्राचीन महाकाव्य। तीसरा प्रश्न है इसी में, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। मानव भूगोल से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। मानव भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण और मानव आपस में किस प्रकार से अन्योन्य क्रिया करते हैं, तो उनमें से 4 जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है। पहला ऑप्शन है मानव बुद्धिमत्ता, दूसरा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी, तीसरा ऑप्शन है लोगों के अनुभव और चौथा ऑप्शन है मानवीय भाईचारा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है मानव बुद्धिमत्ता। मानव ने अपनी बुद्धि के विकास के साथ साथ पर्यावरण के साथ बहुत सारी अन्योन्य क्रियाएं की है, इसलिए मानव बुद्धिमत्ता, ठीक है, मानव बुद्धिमत्ता है वह पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी भी एक कारक है, लेकिन यहाँ पर जो 4 ऑप्शन हैं वह 4 ऑप्शन ही महत्वपूर्ण कारक है। तो इन 4 ऑप्शंस में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक पूछा है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है मानव बुद्धिमत्ता, क्योंकि मानव बुद्धिमत्ता के कारण ही प्रौद्योगिकी का विकास होता है, लोगों के अनुभव जुड़ते हैं और मानवीय भाईचारा होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, मानव बुद्धिमत्ता। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय विभिन्नता, दूसरा ऑप्शन है मात्रात्मक क्रांति, तीसरा ऑप्शन है स्थानिक संगठन और चौथा ऑप्शन है अन्वेषण और वर्णन। मानव भूगोल के जितने भी उपागम हैं उनमें मात्रात्मक क्रांति का हमने अध्ययन किया था,
क्षेत्रीय विभिन्नता, हम मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करते हैं कि किस स्थान पर क्षेत्रीय विभिन्नता है तो क्यों है और उस क्षेत्रीय विभिन्नता के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। किंतु यह मानव भूगोल के अध्ययन का उपागम नहीं है, यह मानव भूगोल के उपागम में शामिल नहीं किया जाता है। हम इस क्षेत्रीय विभिन्नता पर कार्य अवश्य करते हैं, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन क, क्षेत्रीय विभिन्नता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। इसमें मानव भूगोल की परिभाषा पूछी गई है, तो मानव भूगोल की हम एलन सैम्पल, विडाल डी लाब्लास या फिर रेडजेल के अनुसार, किसी के भी अनुसार कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। रेडजेल के अनुसार परिभाषा, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। दूसरा प्रश्न है इसका, मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। पिछली वीडियो क्लासेस में हमने मानव भूगोल के उपक्षेत्रों का अध्ययन किया था, तो उनमें से कुछ उपक्षेत्रों के नाम लिखने हैं। यहाँ पर सभी उपक्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी 4 से 5 उपक्षेत्रों के नाम लिख सकते हैं। पहला है व्यवहारवादी भूगोल, दूसरा है सामाजिक कल्याण का भूगोल, तीसरा ऑप्शन है अवकाश का भूगोल, चौथा उपक्षेत्र है सांस्कृतिक भूगोल, पांचवा उपक्षेत्र है लिंग भूगोल, छठा है ऐतिहासिक भूगोल और सातवां उपक्षेत्र है चिकित्सा भूगोल और आठवां है निर्वाचन भूगोल और 9वां जो है वह है सैन्य भूगोल, 10वां उपक्षेत्र संसाधन भूगोल, 11वां कृषि भूगोल, 12वां उपक्षेत्र उद्योग भूगोल, 13वां विपणन भूगोल और 14 नंबर का है वह पर्यटन भूगोल और 15वां और अंतिम उपक्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। आप इन 15 उपक्षेत्रों में से किसी भी 4 या 5 उपक्षेत्रों के नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। यह हमने पिछली वीडियो क्लासेस में अध्ययन कर लिया था। यहाँ पर इसका उत्तर देख लीजिए। मानव भूगोल एक अंतर विषयक विषय है क्योंकि यह मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, अतः इसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है, जिनमें सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, जनांकिकी आदि मानव भूगोल के अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। तो इस कैटेगरी का पहला प्रश्न है, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। पिछली वीडियो में हमने देखा था मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण, तो यहाँ पर केवल मानव का प्राकृतिकरण पूछा गया है। तो मानव के प्राकृतिकरण में देखते हैं, मानव का प्राकृतिकरण, मानव ने जब से पृथ्वी पर जन्म लिया है तब से वह निरंतर भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता आया है। मानव प्रौद्योगिकी का विकास करता है और उस प्रौद्योगिकी के विकास और उसकी सहायता से भौतिक पर्यावरण के साथ वह कई प्रकार की अंतःक्रिया करता है। इन अंतःक्रियाओं के कारण मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में प्रौद्योगिकी स्तर निम्न स्तर पर विकसित थी। आदिमानव था, उसके पास तकनीक का ज्ञान इतना नहीं था, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर पर विकसित थी और मानवीय क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों का अधिक प्रभाव था। हम सभी जानते हैं आदिमानव की जिंदगी में या आदिमानव के जीवन पर प्राकृतिक वातावरण का अधिक प्रभाव था, क्योंकि उस वक्त
आदि मानव के पास प्रौद्योगिकी का विकास नहीं था। प्राकृतिक शक्तियाँ मानवीय क्रियाओं का मार्गदर्शन करती थी और मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी आज्ञा का पालन करता था। प्रकृति की प्रचंडता से मानव भयभीत होता था और प्रकृति की वह पूजा करता था। अतः आदि मानव जो था, आदि मानव पूर्णतया प्राकृतिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित था। ऐसी परिस्थिति जिसमें आदि मानव की अपेक्षा पर्यावरण की शक्तियाँ अधिक प्रबल रही थी या होती थी, उसे ही हम पर्यावरण निश्चयवाद का नाम देते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद की स्थिति को भारत के कई भागों में देखा जा सकता है, जहाँ पर आज भी आदिवासी लोग निवास करते हैं। इन क्षेत्रों में मानव सतत पोषण हेतु प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्णतया प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहता था और रहता है। ऐसे समाज में भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है और अपने आसपास जो मानव है उन्हें संतान के रूप में पोषित करता है। वह अवस्था जिसमें मानव पर प्रकृति का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, मानव का प्राकृतिकरण कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। पिछले वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर देख चुके थे, लेकिन यहाँ पर प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर में इसका प्रश्न का उत्तर है मानव भूगोल के निम्न विषय क्षेत्र है। सबसे पहला जनसंख्या। मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण प्रारूप, जनसमूहों, प्रवास, अधिवास तथा उसकी जातिगत सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन करता है। दूसरा मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन में प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों का अध्ययन किया जाता है तथा मानव क्रियाकलापों पर इन तत्वों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधन जल, भूमि, वन, खनिज आदि का अध्ययन शामिल होता है। सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण के अंदर पृथ्वी पर जो भी भूदृश्य मनुष्य की क्रियाओं द्वारा बने हुए हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है मानव निर्मित भूदृश्यों की बात हो रही है, जिसमें समाज होता है, हमारी संस्कृति है और उसके अलावा मानव ने जो आवास बनाए हैं, बस्तियाँ बनाई हैं, फैक्ट्रियाँ बनाई हैं, ये सारे के सारे मानव भूदृश्य आते हैं। वे सब मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल किए जाते हैं। सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत जीव जंतुओं एवं मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन, जीविका के साधन, मानव जो भी अपना पेट पालने के लिए या पोषण करने के लिए काम करता है वह जीविका के साधन, परिवहन, भवन निर्माण सामग्री, अधिवास आदि को शामिल किया जाता है। अगला बिंदु है इसी प्रश्न में कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम में मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है, यह सभी संबंध क्रियात्मक है। मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ, समय बदलने के साथ साथ और मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ उत्तरोत्तर उसके जो संबंध थे वह अत्यधिक गत्यात्मक और लोचपूर्ण हो गए। इसी प्रश्न का पांचवा बिंदु है समायोजन व प्रादेशिक संगठन। भूगोलवेताओं को केवल इतना ही मालूम नहीं करना होता है कि पृथ्वी तल पर मानवीय दशाएं किस प्रकार से वितरित है, बल्कि उनके वितरण विशेष के जो ढंग है कि किस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मानवीय दशाएं वितरित है, तो उनके विशेष ढंग से वितरण क्यों है इसका भी अध्ययन करना होता है। उपयुक्त सभी विभिन्नताएं या तो प्राकृतिक वातावरण के कारण उत्पन्न हो सकती है या फिर मानवीय कारण या मानवीय क्रियाओं के कारण उत्पन्न हो सकती है। तो मनुष्य ने पृथ्वी पर अपनी क्रिया
क्रियाओं द्वारा जो छाप लगाई है वह छाप कैसे लगाई है इसका अध्ययन करना। इसके अलावा मानव भूगोल में इन सभी बातों का अध्ययन करने के साथ साथ यह भी अध्ययन किया जाता है कि संसाधनों का समाज के विभिन्न भागों में या विभिन्न वर्गों में वितरण, उनका उपयोग तथा संरक्षण भी मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। मानव भूगोल के अध्ययन का दूसरा अन्य पक्ष भविष्य के परिप्रेक्ष्य में मानव वातावरण तंत्र का अध्ययन करना है। असंतुलित विकास के कारण प्रकृति असंतुलित होती जा रही है और वातावरण नियोजन भी मानव भूगोल के अध्ययन का एक अभिन्न अंग बन गया है। इस प्रश्न का छठा और अंतिम बिंदु है अन्य प्रदेशों से संबंध। पृथ्वी पर मानव अकेला निवास नहीं करता है। मानव के अलावा पृथ्वी तल पर फैले विभिन्न क्षेत्रों से उसके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंध भी होते हैं। इन संबंधों के फलस्वरूप या इन संबंधों का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। इससे पहले के जितने भी प्रश्नोत्तर थे वह आपकी पाठ्यपुस्तक के थे और ये जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है ये इस अध्याय से निर्मित होने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो इस अध्याय से बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है नवनिश्चयवाद की धारणा या नवनिश्चयवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो इसका उत्तर है नवनिश्चयवाद की धारणा ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत की थी या ग्रिफिथ टेलर ने निश्चयवाद या नियतिवाद की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ग्रिफिथ टेलर की इस अवधारणा को रुको और जाओ भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है रेडजेल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। फ्रेडरिक रेडजेल की परिभाषा पूछी है जो फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसी कड़ी में तीसरा प्रश्न है जनसंख्या भूगोल का संबंध आप किस सामाजिक शास्त्र से जोड़ेंगे या जनसंख्या भूगोल का संबंध कौन से समाज शास्त्र या सामाजिक विज्ञान से है। तो ये हम पहले देख चुके हैं। जनसंख्या भूगोल का संबंध हम जनांकिकी से जोड़ेंगे। जनांकिकी विज्ञान में जनसंख्या से जुड़े हुए बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। अगला प्रश्न है भूगोल की कितनी मुख्य शाखाएं हैं। मानव भूगोल जो है वह भी एक शाखा है। तो भूगोल की शाखाओं का नाम पूछा है इसमें। तो मानव भूगोल की शाखा कितनी है। तो भूगोल की प्रमुख रूप से या मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है जबकि मानव भूगोल में मानव और पर्यावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम प्रश्न संख्या 5। निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं अथवा पर्यावरण निश्चयवाद क्या है। इस प्रश्नवाद को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नियतिवाद से आप क्या समझते हैं अथवा नियतिवाद क्या है। निश्चयवाद के अनुसार मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होते हैं और मानव प्रकृति का दास होता है। तो उसी को हम पर्यावरण निश्चयवाद अथवा नियतिवाद के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं संभववाद क्या है या संभववाद किसे कहते हैं। इसका उत्तर है संभववाद के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का अपने लाभ के लिए उनमें से इच्छा अनुसार चयन कर सकता है, इच्छा अनुसार उन अवसरों का उपयोग कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं नवनिश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर ने अवधारणा दी थी। नवनिश्चयवाद के अनुसार मानव भूगोल में
निश्चयवाद तथा संभववाद की चरम स्थिति के बीच का एक मध्य मार्ग है। इसके अनुसार मानव प्रकृति में विकास के लिए एक सीमा तक ही जा सकता है और अंततः उसे प्रकृति के साथ समझौता करना पड़ता है। ना तो वह प्रकृति का अत्यधिक दोहन करता है, ना ही पूर्णतया प्रकृति पर आश्रित रहता है। इसी अवधारणा को नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है। इसी धारणा को नवनियतिवाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नवनियतिवाद के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे? तो आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है, जबकि आधुनिक भूगोल का जन्मदाता हम्बोल्ट को कहा जाता है। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10, भूगोल के अध्ययन क्षेत्र की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समाकलनात्मक अध्ययन है, यह एक अनुभविक अध्ययन है और यह एक व्यवहारिक अध्ययन है। ये 3 प्रमुख विशेषताएं हैं भूगोल के अध्ययन क्षेत्र की। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल के 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए। प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 क्षेत्र पूछे हैं, उपक्षेत्र नहीं पूछे हैं। तो प्रथम क्षेत्र है सामाजिक भूगोल, दूसरा है नगरीय भूगोल, तीसरा है जनसंख्या भूगोल और चौथा राजनीतिक भूगोल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, क्रमबद्ध भूगोल से आपका क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, क्रमबद्ध भूगोल में किसी प्रदेश के विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे भूगोल को के अध्ययन उपागम विधि को क्रमबद्ध भूगोल उपागम विधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, प्रत्यक्षवाद विचारधारा से आपका क्या अभिप्राय है? तो प्रत्यक्षवाद विचारधारा में मात्रात्मक विधियों के प्रयोग पर अत्यधिक बल दिया गया है। यह मुख्यतः निरीक्षण और अनुभवों पर आधारित है। इस विधि को प्रत्यक्षवाद के साथ साथ प्रयोगवाद विचारधारा भी कहा जाता है। तो यही प्रश्न प्रयोगवाद विचारधारा से आपका क्या अभिप्राय है, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, मानव भूगोल की प्रादेशिक विश्लेषण विधि क्या है? तो मानव भूगोल का अध्ययन करने के लिए जो प्रादेशिक विश्लेषण विधि है उसके बारे में पूछा है। इसका छोटा सा जवाब है, जब भूगोल में किसी प्रदेश को उप विभागों या उप प्रदेशों में बांटकर समूचे अध्ययन किया जाता है। एक संपूर्ण भूभाग को छोटे छोटे प्रदेशों में बांटकर उन छोटे छोटे प्रदेशों का अध्ययन कर संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। तो इस विवरणात्मक अध्ययन को ही हम प्रादेशिक विश्लेषण विधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानवतावाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं? मानवतावाद मानव भूगोल में बाद में जोड़ी गई एक विचारधारा है जिसका संबंध मानव के कल्याण के स्थानिक प्रतिरूप से है। मानव कल्याण के स्थानिक प्रतिरूप से है। इस विचारधारा का केंद्र बिंदु मानव है। इस विचारधारा में पूर्णतया केवल और केवल मानव के विकास या मानव के कल्याण के बारे में सोचा जाता है। प्रश्न संख्या 16, प्राकृतिक भौतिक वातावरण, प्राकृतिक अथवा भौतिक पर्यावरण के घटकों के नाम बताइए। यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण या भौतिक पर्यावरण के घटक पूछे हैं। हमारे भौतिक पर्यावरण में आसपास कौन कौन से घटक है उनका नाम पूछा है। तो प्राकृतिक भौतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक जलवायु, धरातलीय उच्चावच,
अपवाह, धरातलीय उच्चावच, अपवाह प्रणाली, मृदा, खनिज, जल, वन एवं अन्य जीव जंतुओं को भौतिक पर्यावरण के घटक में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? थोड़ा सा गौर कीजिए, पिछली वीडियो क्लासेस में हम यह पढ़ चुके हैं। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लुसियन फेब्रे ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। अंतरयुद्ध अवधि के बीच 1930 के दशक में किस उपागम का मानव भूगोल में प्रयोग किया गया था? तो 1930 के दशक में जो अंतरयुद्ध अवधि का समय था, उस समय क्षेत्रीय विभेदन उपागम का मानव भूगोल में उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। 1970 के दशक में मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा का प्रचलन हुआ था? 1970 के दशक में मानव भूगोल में 3 विचारधाराएं प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई थी। मानवतावादी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा जिसे रेडिकल विचारधारा भी कहा जाता है, और तीसरी है व्यवहारवादी